नमस्कार। स्मार्ट खेती दिखाने के लिए आज मैं लेकर आया हूं आपको गुजरात के अहमदाबाद में, और यहां पर मैं आपको स्मार्ट इंजीनियर से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। दरअसल महेश माहेश्वरी, जी हां, महेश माहेश्वरी वो शख्स हैं जो विज्ञान की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं तो वैज्ञानिक तथ्यों पर परख कर करते हैं। उन्होंने 2 छात्रों को पीएचडी कराई है। उन्होंने एक ईबीसी यूनिट का इनोवेशन किया है। ये ईबीसी यूनिट है, यानी ये इफेक्टिव बायो कंपोस्ट यूनिट है ये एक तरह से, जिसके अंदर लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र तैयार होता है। और ये बायो फर्टिलाइज़र जो है ये किस तरह से काम करता है वो भी बात होगी। ये एक सर्टिफाइड खाद का काम करता है और इसमें आप देख सकते हैं ये भारत सरकार से बाकायदा ये फर्टिलाइज़र जो है ये रिकमेंडेड है। दूसरी बात ये है, ये एक तरह से जो जीवाणु हैं, जो बैक्टीरिया है, उसको स्वस्थ भोजन प्रदान करने का, देने का काम ये यूनिट करती है। अगर हम खुले में जीवाणु खाद बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं, तो वहाँ जीवाणु अधिकतम 25 दिन तक जिंदा रह पाते हैं। लेकिन इसमें जीवाणुओं को इतना हेल्दी भोजन दिया जाता है कि ये 1 साल तक जीवित रहते हैं। यानी इस खाद की जो उम्र है वो 1 साल है। और ये 1 लीटर खाद को 50 लीटर पानी में मिलाकर किसान इसे स्प्रे में भी देते हैं, किसान इसे पानी के साथ भी देते हैं। इसके इफ़ेक्ट क्या हैं, प्रभाव क्या हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। महेश माहेश्वरी वो हैं जो एनवायरनमेंट को भी एड्रेस करते हैं, और इसीलिए उन्होंने 2009 में उन्होंने 110 करोड़ रुपया उन्हें कार्बन क्रेडिट के रूप में प्राप्त हुआ। वो लाखों गायों का दशा और दिशा सुधारने के काम में भी लगे हैं। वो यहाँ पर जो वनवासी हैं डांग के क्षेत्र में, उनका जो फूड प्रोड्यूस इस खाद के बाद पैदा होता है उसको बाई बैक भी कराते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। यहीं पर जो पानी का मसला है उसको भी वो एड्रेस करते हैं। कच्छ के रण में करीब 1 लाख एकड़ ज़मीन को वो फिर से फर्टाइल बनाने के काम में वो लगे हैं। उस दिशा में भी कोशिशें जारी हैं, और इस समय हम उनसे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी इन सारे के सारे आज तक के इनोवेशंस में वो कौन सा इनोवेशन है जिसको वो सबसे ज़्यादा, जिसको हम कह सकते हैं कि 1 नंबर पर वो रखते हैं। जब हम हमारे शरीर की बात करते हैं तो 96% बाय वॉल्यूम हर शरीर के अंदर, ऑर्गेनिक शरीर के अंदर जीवाणु है। जब तक इस जीवाणु को आपने स्वस्थ खाना, शुद्ध खाना, ऑर्गेनिक खाना नहीं दिया, तब तक इस जीवाणु की इम्यून सिस्टम अच्छी नहीं होगी। जब तक जीवाणु की इम्यून सिस्टम अच्छी नहीं होगी तब तक सॉइल गिने या हमारा शरीर गिने, इनकी इम्यून सिस्टम अच्छी नहीं होगी। तो पहला कार्य ये है, जब सजीव की बात करते हैं तो जीवाणु को कैसे अच्छा खाना देना है, अच्छा कैसे भोजन देना है, और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, जहाँ लोगों के पास पैसे बहुत कम है और आसान तरीके से कैसे लभ्य स्वरूप में बैक्टीरिया को खाना देना है, उसके लिए एक सिंपल साधन हमने 2011 में बनाया हुआ है, जिसको हम इफेक्टिव बायो कंपोस्टिंग यूनिट बोलते हैं। जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया है, जो जमीन के लिए भी ज़रूरी है, आदमी के लिए भी ज़रूरी है, केमिकल से वो कितना डरता है? प्लांट फूड और केमिकल फूड ऐसा है कि मैंने आपको बाजरी की रोटी खिलाई और आपने विटामिन ए बी सी डी की गोली खाई, तो बाजरी के अंदर आपको सब मिलता था और विटामिन ए बी सी डी से भी आपको मिलता है, पर बाजरी से सब संपूर्ण था। तो उस नेचुरल फॉर्म में जाना और नेचुरल इकोलॉजी के साथ जाना वो ज़्यादा ज़रूरी है, केमिकल नहीं अडॉप्ट करके। तो जो एनवायरनमेंट को और इकोलॉजी को और बायोडाइवर्सिटी को संभाल के रखता है, उस विषय में करना जरूरी। यही जो बैक्टीरिया खेत में हैं, जीवाणु हैं, उनके ऊपर जो पेस्टिसाइड होता है, केमिकल पेस्टिसाइड होता है, और फिर वो शरीर में भी आदमी भोजन के तौर पर लेता है, उसका वो जीवाणु को कितना हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं? 1 ग्राम ऑर्गेनिक सॉइल में कम से कम 200 करोड़ जीवाणु, अगर ये पद्धति करेंगे तो 1 साल में होगा। आज के दिन में आपको मैक्सिमम 200 करोड़ में से 1 करोड़ भी जीवाणु आपको पाए नहीं जाते हैं, और जितने आप पेस्टिसाइड्स और केमिकल का यूज़ करते जाएंगे वैसे ये जीवाणु को आप धीरे धीरे ख़त्म करते जाएंगे। तो सजीव खेती कैसे होगी? जब सजीव की बात करते हैं तो जीवाणु ही नहीं है तो सजीव कहाँ से होगा? ठीक है, तो जितना आप पेस्टिसाइड और केमिकल यूज़ करेंगे जीवाणु को हानि पहुंचाते हैं और पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। आदमी
बहुत बलशाली है, लेकिन एक ग्राम, 1 मिलीग्राम भी अगर वो विष ले ले तो उसका सारा बैक्टीरिया जो है उसकी इकोलॉजी पर क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, एक खली पहलवान है, हाँ। उसका बाइसेप ट्राइसेप बहुत पहलवान है, लंग्स पहलवान है, बॉडी पहलवान है, पर आपने एक हल्का सा जहर दे दिया तो उसके जो माइक्रोब्स है हाँ। वो माइक्रोब्स इमीडिएट या तो डॉर्मेंसी में चले जाएंगे या मर जाएंगे, और ये आदमी तुरंत ही मर जाएगा। तो जीवाणु ही जो टोटल सिस्टम को चलाने का काम करते हैं, वो जीवाणु करते हैं। तो जब हम हमारे शरीर को इतना समझते हैं तो विष फिर ज़मीन के अंदर क्यों डालते हैं? तो उसको नेचुरल इकोलॉजी के तरीके प्लांट बेस्ड सॉल्यूशंस देने चाहिए माइक्रोब्स को। कितनी ज़मीन जो है देश में और विदेश में, आपने बताया कि 2 देशों में भी ये ईबीसी यूनिट जो है वो काम कर रही है। 25,000 से 50,000 एकड़ के बीच में फार्मर्स कभी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, और मिनिमम 20,000 फार्मर्स जो स्मॉल एंड मार्जिनल, हमारा फोकस वहाँ ज़्यादा है, जिसके अंदर उन लोगों की आय बढ़ सकती है, बिकॉज उन लोगों को कोई फाइनेंस कर नहीं पाता है, उन लोगों की आजीविका का साधन कहीं बैठ नहीं पाता है, तो हमारा ज़्यादा फोकस वहाँ पे है। देश में करीब 6 साढ़े 6 लाख गांव हैं। एक ग्राम पंचायत में अगर हम मान लें कि 1000 एकड़ का रकबा है, तो 1000 एकड़ ज़मीन को एक ग्राम पंचायत में अगर ईबीसी यूनिट लगती है तो वो 1000 कितनी बड़ी यूनिट वो होनी चाहिए एक पंचायत? 1 घन मीटर क्यूब का वॉल्यूम मतलब 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है, अगर आपको सालाना 0.5 to 1% कार्बन बढ़ाना है ज़मीन के लिए। तो 1000 एकड़ बताएंगे तो 1000 मीटर क्यूब का यूनिट एक पूरी लोकालिटी के लिए सफिशेंट होगा। जनरली ट्यूब की लेंथ करीब 150 फीट से 200 फीट और चौड़ाई करीब 8 फीट से लेके 16 फीट, इस डायमेंशन के अंदर इक्वेशन बैठ जाएगा। उसमें और कोई खाद डालने की जरूरत फिर नहीं? 99% इट इज़, हम ऐसी कोशिश करें कि वन स्पॉट सॉल्यूशन, फार्मर को सिंपलर मेथड में सब चीज़ पर्याप्त हो जाए, उस हिसाब से इसके अंदर करीब करीब सब सॉल्यूशन आ जाता है। इसके साथ कुछ एंजाइम अलग से, इसके साथ कुछ इंसेक्टिसाइड की कुछ यूनिट और एक लग सकती है, ऐसा? पेस्टिसाइड्स का यूनिट शुरुआत में आपको डालना पड़ेगा, जिसको हमने 36 प्रकार के पत्तों से हमने ऐसी छोटी यूनिट बनाई है, पर जब तक आपके ज़मीन के अंदर इम्यूनिटी नहीं है तब तक आपको उसकी इंसेक्ट्स को रोकने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी मारने का काम नहीं करते हैं हम, एनवायरनमेंट उस हिसाब से करते हैं इनसे कि वो कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे, आपको उसको व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं, किसी को मारने की बात नहीं करते हम सजीव फार्मिंग में, ठीक है? तो ये यूनिट लगाना पड़ेगा, बट 1 साल के बाद जब आपका ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन 1 से 1.5% के ऊपर चला जाएगा, उसकी इम्यून स्ट्रेंथ अपने आप ही अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा समझिए कि 99% अटैक्स जो है वो आपके अपने आप ही कम हो जाएगी। हमने हाई कार्बन सॉइल जो पहले हमने 18% का बनाया था, फिर 30% का बनाया, और अभी 45 to 50% का रेडी सॉइल बना के देते हैं, बिकॉज इतना गोबर लोगों के लिए लाना और मुश्किल काम है। तो वो सीधा आपको 1 एकड़ पे 1 टन से 5 टन, जितने आपका पास फाइनेंस की कैपेसिटी है उतना आप ज़मीन पे डाल दीजिए, तो आपका ज़मीन इमीडिएट एक्टिव हो जाएगा। और इस खाद के अंदर हमने मिनिमम 5000 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, 88 to 92 एलिमेंट्स, और जितनी पर्याप्त चीज़ है, और कम से कम जीवाणु 50,000 से ज़्यादा प्रजाति के जीवाणु इसके अंदर इन्फ्यूज़ड है। सर, एवरी ईयर, हर साल आप 2% कार्बन आराम से बढ़ा सकते हो। इक्वेशन ऐसा है कि 4.2% कार्बन अगर आप ज़मीन में बढ़ा देते हो तो 1% ज़मीन हवा से 400 टन कार्बन डाइऑक्साइड खींचती है, तो 4% भी अगर ज़मीन में कार्बन बढ़ गया तो प्रदूषण का प्रॉब्लम एक ही साल में आप एड्रेस कर सकते हो। पूरा जितना 200 ppm से लेके 450 ppm जब कार्बन डाइऑक्साइड हवा में गया है, वो एक ही साल में आपकी ज़मीन खा लेगी। और जो कार्बन ज़मीन से आपने आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीन में कार्बन जितना ज़्यादा होगा, वो हवा में जो कार्बन है उतने ज़्यादा कार्बन को वो वापस खींचेगी, खींच पाएगा। और इसका मतलब ये भी है कि वो किसान कार्बन क्रेडिट का हकदार बनता है। जी सर, अभी हम कार्बन क्रेडिट के विषय में 1 लाख एकड़ के लिए जर्मनी में ऑलरेडी एप्लीकेशन हुई है, वो हमारा अप्रूवल हो गया है, और जिन जिन फार्मर्स को हमारे साथ जुड़ना है उसको हम कार्बन क्रेडिट लाने के लिए और दिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे, तो एक एडिशनल बोनस इनकम फार्मर को कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी मिलेगी आगे जाके। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ आम के आम और गुठलियों के दाम। अगर किसान अपने यहाँ कोई भी फसल पैदा करता है, इस मेथड को अडॉप्ट करता है, तो इसका मतलब ये हुआ उसकी जो ज़मीन है, उसकी फसल है, वो कार्बन जो हवा में चला गया है, आसमान में चला गया है, उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसके डाटा यहाँ पर एनालिसिस होंगे, और जितना कार्बन उसका खेत एब्जॉर्ब करेगा वो उस किसान को कार्बन क्रेडिट के तौर पर, पैसे के तौर पर उसको उसके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और इसका मतलब ये होता है कि
किसान जो है वो अपनी आमदनी को एक तरफ खेती से दोगुनी कर रहा होगा, दूसरी तरफ वो कार्बन क्रेडिट से भी दोगुनी कर रहा होगा। ये दिन दूना रात चौगनी जैसी प्रगति का भी एक तरीका हो सकता है। ये तरीका कैसे काम करता है, ये स्मार्ट इनोवेशन कैसे काम करता है, देखते हैं। 8 फीट चौड़ा और 120 फीट लंबा जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा, रोजाना की आमदनी 60,000 रुपए, और अगर इसी से होने वाले उत्पादन को रिटेल में बेचा जाए तो एक दिन की आमदनी 1.5 लाख रुपया। दरअसल जहां मैं चल रहा हूं, मेरे नीचे ये एक खाद फैक्ट्री है जो इस लंबी सी ट्यूब के अंदर ये अपना काम कर रही है। इसमें रोजाना 3000 लीटर ऑर्गेनिक मैन्योर डाला जाता है और इससे लिक्विड मैन्योर बाहर निकलता है, साथ में गैस भी निकलती है। इस ट्यूब को EBC यानी इफेक्टिव बायो कंपोस्ट यूनिट भी कहा जाता है। यहाँ पर महेश माहेश्वरी की पूरी टीम थी और हम ये जानने के लिए उत्सुक थे कि बड़ी सी आंतनुमा ट्यूब के डाइजेस्टर में पचाने के लिए क्या क्या डाला जाता है। इसे महेश की बहन सेजल ने हमें बताया भी और दिखाया भी। सेजल बेन हमारे साथ हैं, वो हमें ये बताने के लिए कि ये जो खाद फैक्ट्री है, इस खाद फैक्ट्री में मैन्योर क्या क्या डाला जाता है जो इस आंत में पचने के बाद में और वो फिर लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पर बाहर निकल जाता है। सेजल, अगर इंग्रेडिएंट्स बोलें तो कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, वही सारी सिंपल सी चीज़ें हैं जो किसी भी फार्मर के पास इजीली अवेलेबल होती हैं। तो यही कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर उनके पास हो तो हम ये पुराना जो फर्मेंटेड लिक्विड कंपोस्ट होता है, जिसको हम एडवांस जीवामृत भी बोलते हैं, वो उनको डालना है। प्रोपोर्शंस यहाँ 100 लीटर बैच का लिखा है, तो इस तरीके से हमें एडवांस जीवामृत डालना है, गोबर डालना है, गुड़ डालना है, गौमूत्र डालना है, फिर खट्टी छाछ होती है वो डालना है, फिर चावल का पानी होता है, फिर दरियाई मीठो मतलब समुद्री नमक होता है, पानी होता है, और उसके अलावा हमारे पास हम कल्चर देते हैं उसके साथ, जिसमें पंचगव्य है, 30 गव्य है, और उसके साथ 36 जात के अलग अलग वनस्पति हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिनका हम पाउडर वो भी इसमें डालते हैं। इसके अलावा अगर फार्मर के पास सड़ा गला वेजिटेबल्स हो, फ्रूट वेस्ट हो, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक वेस्ट हो, ये सब भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर ये 120 मीटर क्यूब का प्लांट है तो इसमें 3000 लीटर डेली अंदर डालना है, 3000 लीटर वो बाहर निकलेगा। तो आप सॉलिड कंपोस्ट डाल रहे हैं, आपको लिक्विड कंपोस्ट 30 दिन में या 50 दिन में आपको बाहर निकलेगा। हम यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हमें ये बताया गया कि जिस गाय का गोबर इसमें डाला जाता है, उस गाय को पहले डिटॉक्सीफाई किया जाता है। क्या ऐसे ही है? हाँ, ये सही है, क्योंकि गोबर अगर हम कोई भी गोबर डाल देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो गोबर भी हमें ऐसा डालना चाहिए कि जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ हों। तो गाय एक ऐसा शरीर है कि जिसके अंदर माइक्रोब्स सबसे ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए हम गाय को माता भी कंसिडर करते हैं। सेजल ने हमें बताया कि बायो फर्टिलाइजर बनाने वाली इस EBC यूनिट में गोबर, गोमूत्र, गुड़, छाछ, ग्राइंड किया हुआ फल और सब्जी का वेस्ट, जीवाणु कल्चर पानी के साथ कैसे मिलाकर इसे ट्यूब तक भेजा जाता है। 120 फुट लंबी इस ट्यूब में 3000 लीटर मिश्रण डाला जाता है तो 3000 लीटर बायो कंपोस्ट बाहर आ जाता है और साथ ही मिलती है गैस। बचे हुए गोबर को केंचुओं और EBC में तैयार होने वाले बायो कंपोस्ट की मदद से ट्रीट कर उसे हाई कार्बन सॉइल के रूप में तैयार किया जाता है। टीम के एक सदस्य ने हमें बताया कि वो बचे हुए गोबर को इस खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इससे साल भर में 20 लाख रुपया कमा लेते हैं। खाद बनाने की जो ये फैक्ट्री है जो मैंने आपको वहां दिखाई, जो केवल 8 फीट 120 फीट के अंदर 60,000 रुपया रोजाना पैदा कर सकती है, उसमें सिर्फ रोजाना 50 किलो डिटॉक्सीफाई गोबर और काऊ यूरिन की ज़रूरत होती है। बाकी बचा हुआ गोबर यहाँ पर एक केंचुआ यूनिट में इस्तेमाल लाया जाता है। ये एक तरह से ब्लैक गोल्ड है, ये मिट्टी नहीं, ये सोना है। इसमें 30% से ज़्यादा कार्बन इसके अंदर है और किसान और बहुत सारे जो लोग हैं, माली हैं,
नर्सरी करने वाले लोग हैं उनके बीच में इसकी भारी डिमांड होती है। हमारे साथ मौलिक भाई हैं, वो हमें बताएंगे कि इससे कुल मिलाकर के वो कितनी आमदनी यहाँ पर उनकी टीम कर लेती है। सर ये 2008 से चालू है हमारा कामकाज और इससे साल में करीबन 20 लाख तक की हम कमाई कर सकते हैं। इसको 20 रुपये केजी हम बेच सकते हैं और इसके लिए 3 से 4 लेबर चाहिए हमको और उनका भी घर चलता है इससे। बेच सकते हैं कि बेच रहे हैं? अभी चालू ही हमारा 20 लाख तक का तो साल का टर्नओवर है हमारा। कितनी जगह है ये करीबन 170 फुट लंबा है और 100 फुट चौड़ा है। मतलब ये आमदनी बिघों में या एकड़ में नहीं करते हैं, ये फुट में आमदनी लेते हैं। उन्होंने इसकी माप भी बताई है। इतनी छोटी सी जगह में 20 लाख रुपए की आमदनी केवल इस यूनिट से भी ली जा सकती है, ली जा रही है। लेकिन इसकी एक खास बात ये भी है कि ये डिटॉक्सिफाई गोबर है और उससे ये खाद तैयार होती है। हम उन गायों को देखने के लिए चलते हैं कि उन्हें ऐसा क्या खिलाया जाता है जिससे उनका गोबर डिटॉक्सिफाई हो जाता है, वे गाय परिशुद्ध हो जाती हैं, डिटॉक्सिफाई हो जाती हैं। इस ईबीसी यूनिट में गोबर और गौमूत्र की शुद्धि के लिए गायों को स्वर्ण प्राशन खिलाया जाता है और पानी को शुद्ध करने के लिए बायोचिप का इस्तेमाल भी किया जाता है। आयुर्वेद में आज से 2500 साल पहले एक औषध का आविष्कार हुआ जिसे स्वर्ण प्राशन कहा जाता है। इस स्वर्ण प्राशन के बारे में कहा जाता है कि छोटे बच्चों के लिए ये आयुर्वेद की तरफ से एक तरह का टीका, जिसको आप कह सकते हैं वैक्सीनेशन था, हर्बल वैक्सीनेशन था और इसे बच्चों को दिया जाता था, गर्भ संस्कार के दौरान दिया जाता था। आज गायों का भी विषहरण जो है वो इससे किया जाता है, उनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है। एक तरह से आप इसको विष संहारणी कह सकते हैं। इसमें 935 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ इसके अंदर होती हैं। इसे आप टेस्ट करेंगे और इसका जो फील है वो अगर लेकर देखेंगे तो ये लाजवाब है। और हम यहाँ पर इसे बनाने की प्रक्रिया जो है वो इसकी चालू करेंगे। तब तक मैं सेजल बेन से ये जानने की कोशिश करूंगा कि गायों के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए वो इसका उपयोग कैसे करती हैं, कब कब करती हैं। इसमें जैसे 900 से भी ज़्यादा वनस्पतियों का यूज़ होता है और वो सारी वनस्पतियाँ भी नक्षत्र के हिसाब से उगाई गई है। जैसे गायों को पता है कि कौन से नक्षत्र में क्या खाना है, अभी उनके पास बाहर जाके खाने का ऑप्शन नहीं है, वो वनस्पतियाँ भी नहीं हैं, तो हमने ये वनस्पतियाँ उगाई है और हम ये नक्षत्र के हिसाब से उगा के इसका अर्क निकाल के सुवर्ण प्राशन बनाते हैं और गाय को इसके रोज़ाना गाय को हम 10 ml देते हैं। इसमें हम एक लड्डू बनाएंगे जिसमें 10 ml सुवर्ण प्राशन डालेंगे और फिर हम गाय को खिलाएंगे। आप देख रहे हैं ये लड्डू बनाने की प्रक्रिया जो है ये जोशी जी ने शुरू की है और वो इस लड्डू को 10 ml का एक लड्डू जो है औसत ये बनाते हैं और बना करके गाय को खिलाते हैं। और ऐसा जो है आप इसे क्या रोज़ाना खिलाते हैं या फिर कभी कभी वीक में एक बार या महीने में एक बार? रोज़ाना शाम को खिलाते हैं, एक गाय को एक एक लड्डू। एक गाय को एक एक लड्डू। हाँ। आप गायों को खिलाते हैं, आपको गायों में इसका कुछ इम्पैक्ट कभी लगा, महसूस हुआ? हाँ, गायों के शरीर में जो पहले मतलब जाखास रहती थी उसमें थोड़ा लाइटिंग आया है, फिर गायों के दूध में थोड़ा फ़र्क दिख रहा है। मतलब 10 ml औषधि है और वो किस तरह से काम करती है, जो एक तरह से सूक्ष्म रूप से काम करती है, वो हम इसे देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। इसी तरह से गायों के पानी के शुद्धिकरण का भी पूरा ख्याल रखा जाता है और प्लांट बेस्ड एंजाइम्स के क्रिस्टल से तैयार किया गया बायोचिप जो है वो उससे पानी को शोधित किया जाता है और उसके बाद ही वो गायों को पिलाया जाता है। इस पानी की टंकी में भी एक बायोचिप डाली गई है। इस बायोचिप के अंदर जो है वो प्लांट बेस्ड एंजाइम्स को क्रिस्टलाइज करके उसको तैयार किया गया है और वो किस तरह से उस पानी की जीवन को, उसके प्राण शक्ति को, उसकी एनर्जी को, उसके जो अन्य इंग्रेडिएंट हैं उनको किस तरह से मेंटेन रखती है, ये भी हम जानेंगे सेजल बेन से और साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो
क्या अलग अलग शेप में इस बायोचिप का अलग अलग जगहों पर यूज होता है या एक ही साइज की चिप सब जगह काम करती है? सेजल। जैसे हम जानते हैं कि पानी हमारे शरीर का 70% भाग है, तो हम खाना अगर ऑर्गेनिक खाते हैं और पानी अगर ऑर्गेनिक नहीं पिएंगे तो 70% को तो हमने अटेन ही नहीं किया। तो इसी वजह से गाय के लिए भी हम पानी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, ये नेगेटिव पैथोजेंस को हटाते हैं। जैसा आपने कहा, इसमें प्लांट बेस्ड एंजाइम्स हैं जो इसके अंदर हैं। इससे चेंजेस क्या आते हैं कि पानी की कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। रेन वाटर का जो इफ़ेक्ट आता है वो इस पानी का इफ़ेक्ट आता है, और नेगेटिव पैथोजेंस हैं इसको वो ये किल कर देता है। और हर एक टाइम 1 घंटा दिन में आपको सनलाइट में इसको रखना है, वो पार्टिकल फिर से चार्ज हो जाएंगे और फिर से वो अपना काम करने के लिए चालू हो जाएंगे। हमको इसे किसी और तरीके से मेंटेन नहीं करना है। लाइफ टाइम एक ही चिप आपको लाइफ टाइम चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, फ़िल्टर नहीं चेंज करने हैं। दिन में 1 घंटा सनलाइट या डे लाइट में आप रख दो, आपका काम हो गया। और जैसा आपने पूछा शेप वाइज, तो अलग अलग टाइप के पानी होते हैं और अलग अलग TDS पे इस चिप का शेप और इंग्रेडिएंट्स या जो भी बोले हम एंजाइम्स हैं वो चेंज होते हैं। तो बात चाहे महेश माहेश्वरी जी की हो, उनकी टीम की हो, वो किस तरह से ये जो सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं, सारे के सारे जो इनोवेशंस हैं उनको अंजाम दे रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, परंतु इसी के साथ में स्वामी नारायण के जो संत हैं उन संतों का भी आशीर्वाद कम नहीं है। ये जो लड़के लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, देश भर में और भी लोग जो काम कर रहे हैं, या ये जो टीम है पूरी, उसको आपने किस तरह से देखना शुरू किया और आपने उसमें दिलचस्पी कैसे ली? फिर हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारा बड़े स्वामी जी उसका आशीर्वाद से और उसकी अनुमति से कर रहे हैं। और ये संस्था के साथ करीब 400 गांव है वो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक खेती गाय के बिना हो ही नहीं पाएगा। और ऑर्गेनिक खेती करने का है तो गाय को भी शुद्ध करना पड़ेगा। तो गाय को शुद्ध करने के लिए उसका टेक्निकल मार्गदर्शन महेश से थोड़ा मिला है। और EBC प्लांट से पूरा गैस भी मिलता है और ये किसानी के लिए उसका फर्टिलाइजर भी मिलता है। इनके लिए जो भी कुछ भी है आज पूरे समाज में कहीं भी से थोड़ा भी आदमी को आरोग्य अपना अच्छा रखता है तो गाय आधारित खेती से हो सकता है। और बहुत सारे युवा तो जो सरप्लस में जो लिक्विड और मैन्योर बच जा रहा है उसको वो सेल करके कुछ रोजगार भी कमा लेते हैं। इसमें क्या है कि अभी सरकार अपना पूरा देश भर में जैविक खेती का जो चला है तो सबके पास तो जैविक गाय तो है नहीं, और जो गाय रखने का है वो उसके पास आदमी की व्यवस्था है, रख नहीं पाता है। जो गाय की सेवा करता है वो गाय का आशीर्वाद से कमा सकते हैं, बहुत भी कमा सकते हैं। और अलग अलग इसमें से बायोगैस से है या लिक्विड फर्टिलाइज़र से है या गोबर का अन्य उत्पादन भी हो सकता है। जब तक गाय रहेगी ना तब तक आदमी का जो स्वास्थ्य है ना वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये जो आस्था है, ये जो भरोसा है, ये सनातन है, सत्य है, नित्य है, नूतन है और ये बना हुआ है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये सारी चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। आज 36 लाख हेक्टेयर में ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग हो रही है कुल मिलाकर, जिसमें से 4 लाख हेक्टेयर जो है वो तो नेचुरल फार्मिंग ही है। जैसा स्वामी जी ने भी बताया, इस आश्रम के चारों तरफ भी करीब 400 गांव ऐसे हैं जहां पर विषमुक्त खेती का अभियान शुरू हो चुका है। और ये जो युवाओं की टीम है उनके साथ जिस तरह से टेक्नोक्रेट के तौर पर महेश माहेश्वरी जुड़े हैं, उन्होंने जिस तरह के से उनका मार्गदर्शन किया है वो काबिल तारीफ़ है, काबिल गौर है। और ये इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, स्मार्ट आइडियाज़ हैं, उसी की वजह से ये स्मार्ट खेती के प्रयोग यहाँ पर चल रहे हैं। अगर आपने भी कोई प्रयोग किया है तो हाँ, आप हमें ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके खेत की स्मार्ट खेती।